नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर बोले सीएम धामी, अवैध कब्जों के चलते हुआ राज्य में डेमोग्राफिक चेंज, कानून व्यवस्था पर भी पड़ा असर। 3 जून को चंपावत के विधायक के तौर पर सीएम धामी का 1 साल पूरा। जिला मुख्यालय में बीजेपी करेगी खास कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री लगाएंगे जनता दरबार। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने सरकार पर लगाया पहलवानों के अपमान का आरोप। 5 दिन में बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग, सीएम और पीएम आवास के घेराव की चेतावनी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण पर बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कई सालों से सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के चलते राज्य में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। बढ़ती जनसंख्या का असर कानून व्यवस्था पर भी पड़ा है। सीएम धामी ने कहा कि बरसों से सरकारी जमीनों पर रह रहे लोगों के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इस पर मंथन कर रही है। हालांकि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता रहेगा। पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। उत्तराखंड में G20 की 2 बैठकें सकुशल संपन्न हो चुकी है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में G20 की बैठकों के आयोजन से उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान मिली है। सीएम धामी ने कहा कि अगली बैठक जून में होनी है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। वहीं अब रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी प्रमोद रावत की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हत्या हो गई है। इस पूरे मामले पर एडीजी अभिनव कुमार ने बताया है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही और फोरेंसिक जांच के बाद पता लग पाएगा। इसके साथ ही एडीजी अभिनव कुमार ने यह आशंका जताई है कि आत्महत्या के अलावा एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी हो सकता है, जिसकी जांच जारी है। इसके अलावा देहरादून एसएसपी ने बताया कि 16 जून को कमांडो को घर जाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी और उनके घर पर कोई पारिवारिक समारोह था, जिसके लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी। आपको बता दें कि कमांडो प्रमोद कुमार 2007 के बैच के थे और साल 2016 से मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात थे। सूचना मिली थी कि यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको, और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको
जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है कि क्या एग्जैक्टली क्या है। AK-47 की गोली से लगने से यहाँ पर लगी है पीछे से एग्जिट हुआ है और इसके कारणों की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगली उसको हम करने जा रहे हैं और इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट कारण क्या है। वहीं 3 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत के विधायक के तौर पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर चंपावत जिला मुख्यालय में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। गोरल चौड़ मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता दरबार लगाया जाएगा। सीएम धामी सामूहिक भोज में भी हिस्सा लेंगे और इस सामूहिक भोज में मुख्यमंत्री धामी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने घरों से खाना बनाकर लाएंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विधायकी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, वो उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और एक बड़ा विशाल कार्यक्रम चंपावत गोरलचौड़ मैदान में प्रस्तावित है। इसमें आदरणीय सीएम साहब आएंगे। एक उसमें जनता दरबार विशेषकर लगेगा और लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी, उनका निराकरण भी होगा। वहीं चक्राता को टाउनशिप के तौर पर बसाए जाने की घोषणा के बाद इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो चुका है। इस महायोजना का मास्टर प्लान तैयार करने की कवायद शुरू हो चुकी है और जल्द ही चक्राता टाउनशिप में अपनी खूबसूरती बिखेरेगी। सीएम धामी कैबिनेट की मंजूरी मिलने से नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाए जाने का रास्ता साफ होने पर चक्राता से बीजेपी के नेता रामशरण नोटियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वो कई सालों से चक्राता को टाउनशिप दिलाए जाने की मांग कर रहे थे और आखिरकार सीएम धामी ने इसको मंजूरी दे दी है। तो ये टाउनशिप जिस क्षेत्र में बन रही है, करीब 40 गांव है। 40 गांव में 26 गांव पंचायत के प्रधानों ने पूरा प्रस्ताव दिया है और उन्होंने इसकी स्वीकार्यता सहर्ष दी है गवर्नमेंट को। सबसे अनापत्ति ली गई है और शर्त हमारी उसमें यही है कि गांव के तरफ को ना बढ़ाया जाए, गांव की सीमा के अंदर ना लाया जाए टाउनशिप को। हमारी अपनी कल्चर जो है, ट्राइबल कल्चर है, वो हम डिस्टर्ब नहीं देखना चाहते हैं। तो सबकी इसमें सहमति है। वहीं देहरादून में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार पर महिला पहलवानों के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि पहलवान शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उन पर केस दर्ज किया गया, गिरफ्तारी की गई, जबकि शोषण का आरोप लगने पर भी बृजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्योति रौतेला ने बृजभूषण पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिन के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया जाएगा। लोग हर तरीके से जो महिला पहलवान है उनके साथ हैं और अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती है तब उस पर कोई केस नहीं करते हैं। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सह प्रभारी अभ्या चौहान ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार पहलवानों का अपमान कर रही है। मेडल लाने पर प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं और आज उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महिला पहलवानों के साथ पुलिस कर्मी किस तरह की अभद्रता कर रहे हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। यूथ कांग्रेस इनकी आज हर जगह पूरे देश में कहा गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी की तरफ से निर्देश हुआ है कि प्रत्येक मुख्यालय पे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो प्रदर्शन करके हमें इसका विरोध व्यक्त करना है, क्योंकि कल तक जो हमारा देश का गौरव थे उनके संग प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी अपने सांसद को बचाने के लिए उन पहलवानों को लाठी चार्ज करवा रहे हैं और कहाँ से मतलब पुलिस द्वारा भी उनको कितनी गलत तरीके से छुआ जा रहा है उसका प्रधानमंत्री जी बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए भारतीय कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में हर जगह प्रदर्शन कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि उनके जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी सांसदी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पे संसदीय बर्खास्त करने की बात जब विपक्ष की करते हैं तो उनको अपने सांसद की भी संसदीय बर्खास्त करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो एक बलात्कारी को दी जाती है।
इसके साथ ही हल्द्वानी में कई सामाजिक संगठनों ने दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों का कहना है कि देश के साथ उत्तराखंड में भी लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को कड़ा एक्शन लेना होगा। ब्राह्मण महासभा द्वारा कॉल करी गई थी समस्त संगठनों को। आज जो दिल्ली में आपने देखा 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है, साक्षी को जो हत्या हुई है, हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, नगर मजिस्ट्रेट को आज हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। हमारी बिटिया साक्षी को जो है न्याय मिलना चाहिए और साहिल को जो है फांसी होनी चाहिए। देखिए, ये अगर ये हत्याएं नहीं रुकी तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगी, इसलिए हमें चाहिए कि इस समय सरकार को उस साहिल को बहुत जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो या फिर इस तरह से मारा जाए जैसे उसने उस लड़की को मारा है। बस हमारी ये मांग है कि सारी जनता के सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो लव जिहादी है ये बंद हो, ये आतंकवाद बंद हो और लड़कियों को, छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को जो इस तरह मारा जा रहा है, बेरहमी से मारा जा रहा है, उसको जड़ से खत्म किया जाए। वहीं देहरादून नगर निगम में बड़े पैमाने पर कूड़ा निकालकर उसका निस्तारण नहीं करने वाली 140 हाउसिंग सोसाइटी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए जुर्माने को अब नगर निगम ने माफ कर दिया है। इन प्रतिष्ठानों पर निगम ने मई की शुरुआत में जुर्माना लगाया था। जुर्माना न देने पर कई के खिलाफ आरसी जारी कर तहसील स्तर से वसूली भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब जुर्माना माफ करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग निस्तारित करने की कार्य योजना बनाकर 15 दिन में इस पर अमल भी करना होगा। माफ नहीं किया गया है। और बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जो कैटेगरी होती है, बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी वो है जो जहाँ पे प्रतिष्ठान से बड़ी संख्या में या बड़ी भारी मात्रा में कूड़ा निकलता है। उनको नोटिस जारी किए गए थे, उनको निर्देश दिए गए थे कि SBM के नॉर्म्स के अनुसार गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग करेंगे और गीले कूड़े को अपने प्रतिष्ठान में ही कंपोस्टिंग के माध्यम से उसको जो है निस्तारित करेंगे। परंतु ऐसा ना किया जाने पर नोटिस जारी किए गए थे और चालान काटे गए थे। चालान जमा न करने पर आरसी भी जारी करी गई थी। वर्तमान में इन सभी लोगों के द्वारा जिनकी आरसी जारी करी गई हैं, एक जॉइंट रूप से एक ज्ञापन भी दिया गया है और एक आश्वासन ये दिया गया है कि उनको यदि थोड़ा सा और समय दे दिया जाए तो वो कर लेंगे। उनके इस रिक्वेस्ट पे और इस आश्वासन के आधार पे आरसी को कैंसिल कर दिया गया है। चालान यथावत है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में नगर निगम तकरीबन 5 साल बाद मलिन बस्तियों से टैक्स वसूलने जा रहा है। नगर निगम इसी महीने से मलिन बस्तियों से भवन कर वसूलेगा। नगर आयुक्त ने कर अनुभाग को अवैध बस्ती और मकानों को चिन्हित करने के लिए लिस्ट देने के लिए भी कहा है। हालांकि साल 2016 के बाद अस्तित्व में आई बस्तियों को अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स वसूली को लेकर रोस्टर तैयार किया जा रहा है। टैक्स वसूली के लिए मलिन बस्तियों में कैंप भी लगाए जाएंगे। देखिए, मलिन बस्तियों से भवन कर लेने के लिए बोर्ड में कई बारी चर्चा हुई है। पिछले बोर्ड में इसका प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसी क्रम में जो टैक्स अनुभाग है उसके द्वारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है और एक रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा, जिसके अनुसार मलिन बस्ती में जो निर्माण है, जो 2016 से पूर्व के जो निर्माण है, उनके जितना भवन कर, निर्माण का जो कर एक बनता है वो उनसे लिया जाएगा। रोस्टर के माध्यम से कैंप्स वगैरह आयोजित किए जाएंगे और कैंप्स में उनको टैक्स वसूलने की कार्रवाई करी जाएगी। उधम सिंह नगर में एक ऐसा होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरत में डाल दिया है। एक डॉक्टर दंपति ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत को गले लगा लिया। इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर दंपति ने मौत को लगाया गले, जहरीला इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या। कैंसर पीड़ित थी डॉक्टर की पत्नी। उधम सिंह नगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टर दंपति की आत्महत्या के मामले ने सभी को सन्न कर दिया है। बता दें कि काशीपुर के श्री कृष्णा हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर इंद्रेश शर्मा ने खुद को और अपनी पत्नी को जहरीला इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। दरअसल डॉक्टर की पत्नी कैंसर की मरीज थी। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन अचानक से इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया। जानकारी के मुताबिक कोरोना के बाद से उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा था। डॉक्टर इंद्रेश शर्मा और उनकी पत्नी वर्षा शर्मा का शव संदिग्ध अवस्था में बिस्तर पर मिला। करीब में किसी व्यक्ति के द्वारा 112 की सूचना दी गई थी, जो कि काशीपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था।
जिसमें सैनिक कॉलोनी के अंदर एक दंपत्ति के वहाँ मृत्युवस्था में पाए जाने की सूचना थी। इसमें तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी काशीपुर और इंस्पेक्टर ITI वहाँ पहुँचे मौके पे। तो वहाँ पे ये दंपत्ति अपने एक 12 से 13 साल के बच्चे के साथ रहते थे। ये पेशे से डॉक्टर थे। इनका नाम इंद्रेश शर्मा था, जो कृष्णा अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। ये BAMS थे। इनकी वाइफ काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से कैंसर की पीड़ित थी और इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। और परिवार इनके ट्रीटमेंट पे और अन्य वजहों से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि जो इनका बच्चा था, लॉकडाउन के बाद इन्होंने उसको दोबारा 2020 के बाद फिर कभी एडमिशन नहीं दिलाया और ये लगातार ये कहते थे कि जो थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे। और मौके पे चूँकि इनके हाथ में और इनके वाइफ के पैर में वहाँ पे सिरिंज लगने के हमें निशान भी दिखे हैं और वहाँ पे एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे, जो प्रारंभिक तौर पे जिन्होंने देखा, उनके द्वारा जो वायु पाई गई थी, उनका ये कहना था कि एनेस्थीसिया करने में उसको का यूज होता है। वहाँ पे एक मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, जिन्होंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी स्वेच्छा से हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसमें कोई और वजह नहीं है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। SP काशीपुर अभय सिंह के मुताबिक घटना स्थल पर सिरिंज और सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें डॉक्टर ने अपनी इच्छा से सुसाइड करने का जिक्र किया है। किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। माना जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति की आत्महत्या के पीछे का कारण तनाव हो सकता है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तरकाशी के विकास खंड डूंडा में VDC बैठक हंगामे में तब्दील हो गई। ग्राम प्रधानों ने कोरम पूरा न होने पर प्रदर्शन किया है। हालांकि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत भी हुआ। ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र की समस्याओं से जिलाधिकारी को रूबरू कराया है। जी, आज VDC की बैठक हुई और विभिन्न विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है। तो अन्य अनेक विभाग जैसे PMGSY, नरेगा को और मनरेगा को लेकर कुछ विषय थे, तो सभी को नोट किया गया है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि समय अंतर्गत उन पर कार्रवाई करके अगली बैठक से पहले सभी संबंधित सदस्यगण को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने नगर पालिकाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नाराज लोगों का आरोप है कि नगर पालिका उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल नगर पालिका ने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण के लिए तिलोत में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन चिन्हित की है। इस जमीन पर करोड़ रुपए खर्च कर कूड़ा निस्तारण करने के लिए मशीन भी लगाई गई, मगर लोग इस ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में शहर का कूड़ा तावाखानी के पास सालों से इकट्ठा हो रहा है। नगर पालिका ने जो यहाँ पर ये मशीन लगाई है, ये किसी भी जनप्रतिनिधि को विश्वास में न लिया गया है, न ही जनता को विश्वास में लिया गया है। और यहाँ पर नगर पालिका ने ज़बरदस्ती इस मशीन को खड़ा कर दिया है और जो कोर्ट का आदेश है वो भी हमारे पक्ष में है। और हम अब इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नगर पालिका पूरा बाजार का कचरा उठाकर यहाँ हमारे सिर में थोपने के उनका विचार है। जो कूड़ा प्रबंधन एक्ट 2016 का है, भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, उसके अनुसार ये जो यहाँ पे इन्होंने क्षेत्र चुना है, ये बहुत ही गलत चुना है और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और उसी का हवाला देते हुए जो है कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। ये जगह कूड़ा जो इन्होंने जो कूड़े का जो ये सेग्रीगेशन करने की पालिका का जो ये कह रही है कि हम यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार ये सही नहीं है। वहीं टिहरी गढ़वाल के थाना देवप्रयाग क्षेत्र में एक ट्रक और बोलेरो कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं, जिन्हें देवप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ है। टनकपुर में पुलिस और SOG की टीम ने मनिहार गोट से नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5 किलो चरस बरामद की है। आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों में चरस को बेचने जाया करता था। पुलिस ने शक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आरोपी की तलाशी ली थी। देखिए, जो आपको पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि जनपद और स्टेट को पूरा नशा मुक्त करना है। उसी दिशा में काम करते हुए आज इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ही भारत की तरफ में एक नेपाली नागरिक को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ में बताया कि वो बनबसा टनकपुर की तरफ किसी को देने के लिए आ रहा था और उससे पूछताछ की जा रही है किसको देने आ रहा था। साथ ही उसके जो अन्य साथी है वहां पर, उसके बारे में हमारी तरफ पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, जो इस साल की हमारे जनपद की सबसे बड़ी क्वांटिटी है, जिसकी कीमत लाखों में है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की जाती है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सरकारी जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण पर बोले सीएम धामी, अवैध कब्जों के चलते हुआ राज्य में डेमोग्राफिक चेंज, कानून व्यवस्था पर भी पड़ा असर। 3 जून को चंपावत के विधायक के तौर पर सीएम धामी का 1 साल पूरा। जिला मुख्यालय में बीजेपी करेगी खास कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री लगाएंगे जनता दरबार। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने सरकार पर लगाया पहलवानों के अपमान का आरोप, 5 दिन में बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग, सीएम और पीएम आवास के घेराव की चेतावनी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस।